गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम सौर विकिरण के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने सौर विकिरण के बारे में पढ़ा कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है धरातल पर आती है उन्हें हम सौर विकिरण कहते हैं, और जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से धरातल पर उसे हम सूर्य तप कहते हैं। ठीक है। विभिन्न स्थानों पर धरातल की भिन्नता विन्यास के आधार पर हमने चर्चा की। अलग अलग स्थानों पर तापमान अलग अलग प्रकार से या सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वी पर दिन की अवधि क्या होती है। दिन की अवधि में क्या पाया जाता है ना, अंतर पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। ये पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है। परिक्रमण का मतलब क्या हो रहा है, हम बात करते हैं कि घूर्णन कर रही है। अपने स्थान पर क्या कर रही है, अपने स्थान पर क्या कर रही है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमण जिसकी हम चर्चा करते हैं कि अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 23.5 डिग्री झुकी, और अपने कक्षा तल से पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितना 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है ना, कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां होती है 22 दिसंबर और 21 जून की हम चर्चा करेंगे। 21 जून और 22 दिसंबर, देखो हमने पहले जब बेसिक पार्ट किया था, बेसिक पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिक पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक पार्ट में हमने इस प्रकार से चर्चा की थी कि सूर्य की जो लंबवत स्थितियां हैं, सूर्य की जो लंबवत स्थितियां उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि 0 डिग्री पर 21-22 मार्च को 0 डिग्री पर 21-22 मार्च की, और हम बात करते हैं 22-23 सितंबर, 21-22 मार्च और 22-23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत कहाँ पड़ती हैं, इक्वेटर पर। सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत कहाँ पड़ती है, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर पड़ती है। उसके अलावा हम चर्चा करें सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर कब पड़ती है, कर्क रेखा पर ये पड़ती है 21 जून को, 21-22 जून को लगभग। ठीक है। और फिर हम चर्चा करते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की। यहाँ पे कब, यहाँ पे हम बात करें लगभग 21-22 दिसंबर को, 21-22 दिसंबर को मकर रेखा की हम बात करते हैं। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है। जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो इसे हम कर्क अयनांत कहते हैं, और कर्क अयनांत कहते हैं। कर्क रेखा पर कब पड़ती है, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कर्क रेखा पर क्या पड़ती है, सूर्य किरणें सीधे पड़ती है। इसे हम क्या कहते हैं, कर्क अयनांत कहते हैं या उत्तरी अयनांत कहते हैं। जब ये सूर्य किरणें सीधे कहाँ पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अब आपको यहाँ पर दिन की अवधि के विषय में बताया कि अलग अलग प्रकार से दिन की अवधि में क्या अंतर पाया जाता है। दिन की अवधि जहाँ पर ज्यादा होती है उस स्थान पर सूर्य तप क्या होता है ना, अधिक प्राप्त होता है। ठीक है। वैसे हम चर्चा करते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर समय बताया गया है कौन सा, 22 दिसंबर का, जब सूर्य किरणें लंबवत कहाँ पे पड़ रही है, मकर रेखा पर पड़ रही है। मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है तो लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होगा ना, सीधी पड़ेगी। ठीक है। और यहाँ पे दिन बड़े होंगे, लेकिन हम चर्चा करते हैं यहाँ से भूमध्य रेखा की ओर क्या हो जाता है कि सूर्य की किरणों में क्या होता है, थोड़ा बदलाव होता है या इनका तिरछापन हल्का सा बढ़ जाता है। और 0 डिग्री इक्वेटर पर क्या लगभग 12 घंटे का, इस प्रकार से यहाँ पर 12 घंटे के दिन की अवधि बताई गई है। कब, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और जैसे जैसे हम बात करते हैं 20 हम चर्चा करते हैं 20 डिग्री पर, तो 20 डिग्री पर क्या होगा, 20 डिग्री पर लगभग 10 घंटे और 48 मिनट, 10 घंटे और 48 मिनट। 40 डिग्री पर 9 घंटे और 8 मिनट, और 60 डिग्री पर 5 घंटे और 33 मिनट, और 90 डिग्री पर 0 दिन। 90 डिग्री की हम बात करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री की अगर हम चर्चा करें, ये स्थितियां हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, सारी स्थितियां कहाँ की बात कर रहे हैं ना, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। ये वाली हम चर्चा कर रहे हैं ना, 20 डिग्री और 60 डिग्री जो आ रहा है ना आपका, 20, 40, 60 और 90, ये सारी स्थितियां उत्तरी गोलार्ध की है। ठीक है। तो 22 दिसंबर को 90 डिग्री यानी कि ध्रुवों पर क्या होता है, दिन की अवधि, यहाँ पर दिन की अवधि क्या होती है, 0, यानी कि यहाँ पर टोटल क्या रहती है, रात रहती है। यहाँ पे क्या रहती है ना, रात रहती है। फिर हम बात करते हैं 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री पर क्या होता है, दिन की अवधि 5 घंटे और 33 मिनट। 40 डिग्री पर 9 घंटे और 8 मिनट। 20 डिग्री पर 10 घंटे और 48 मिनट। 0 डिग्री पर 12 घंटे। और वहीं हम बात करते हैं उत्तरी अयनांत की स्थितियों की। उत्तरी अयनांत की स्थितियों में क्या हो रहा है, 12 घंटे का जो हम कहेंगे यहाँ पर टाइम पीरियड, दिन का जो टाइम पीरियड हो रहा है, कितना हो रहा है, 12 घंटे का
और ये स्थितियां हम बात करेंगे 21 जून यानी उत्तरी अयनांत को। फिर 20 डिग्री पर ये जो 20 डिग्री यहाँ पर दिन की अवधि बढ़ जाती है, कितना हो जाता है 13 घंटे 12 मिनट। 40 डिग्री पर 14 घंटे और 52 मिनट। 60 डिग्री पर 18 घंटे और 27 मिनट। और वही 90 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा दिन रहता है। तो लगभग 6 महीने का यहाँ पर दिन और 6 महीने की रात यहाँ ध्रुवों पर होती है। तो अलग अलग प्रकार से हमने दिन की अवधि की चर्चा की। ठीक है, हम इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की जो चर्चाएं कर रहे हैं, आपको क्या करना है, बुक अपने साथ रखनी और बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, बुक में जो लाइनिंग लिखी हुई थोड़ा डिफिकल्ट है, उनको हम सोल्व करते हैं या हम अच्छे से उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखना यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी हमने लगभग चर्चा कर ली है। यहाँ पे क्या है कि सूर्य तक की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नति कोण है। हमने पढ़ा ना किरणों का नति कोण, सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ रही है तो यहाँ सूर्य की किरणें यहाँ पे हम कहेंगे सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, तिरछी पड़ेगी। तिरछी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, दिन की अवधि कम होगी। जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है वहां पर दिन की अवधि कम होती जाती है। ठीक है, और जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पे क्या होता है, दिन की अवधि अधिक होती है। ऐसे कुछ हम चर्चा करते हैं। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। अक्षांश जितना उच्च होगा उतना ही नति कोण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। अब देखना यहाँ पे जो बात की जा रही है सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। देखो ये जो टॉपिक लिखा हुआ आपका सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। सौर विकिरण, ये धरातल की हम चर्चा करें, ये हमारा धरातल है। अब इस धरातल, ये धरातल के ऊपर क्या है ना, वायु का आवरण है। वायु का आवरण यानी क्या होता है, वायुमंडल है। वायु के आवरण को क्या कहते हैं ना, वायुमंडल है। अब जब सौर विकिरण गुजरेगी धरातल पर पहुंचेगी तो कहां से होकर जाएगी ना, वायुमंडल से होकर। कहां से होकर जाएगी ना, वायुमंडल से होकर। सौर विकिरण वायुमंडल से होकर कहां तक पहुंचती है ना, धरातल तक पहुंचती है, क्योंकि वायुमंडल होता है पारदर्शी। और पृथ्वी सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। जब पृथ्वी सतह पर पहुंच रही है उससे पहले कहां से होकर गुजर रही है, वायुमंडल से होकर गुजर रही है। आपको बुक अपने हाथ में रखनी है और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। जब सूर्य की किरणें गुजरेगी वायुमंडल से, वायुमंडल पारदर्शी होता है और वायुमंडल से होकर इस प्रकार से सूर्य की किरणें क्या होती है, गुजरती है। और कहां पहुंचती है, धरातल पर पहुंचती है, क्षोभ मंडल में। अब यहाँ पे धरातल के नजदीक हम कहेंगे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्या क्या मौजूद होते हैं, हमने पढ़ा था, जलवाष्प मौजूद होती है, धूल के कण होते हैं और गैसें होती है। जलवाष्प, धूल के कण और गैसें। जलवाष्प, धूल के कण, गैसें और जिस प्रकार से हम ओजोन की बात करते हैं ये यहाँ पे मौजूद होती है। अभी क्या करते हैं, जिस क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन परत और अन्य किरणें अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है। सूर्य से आने वाली इस प्रकार की जो अवरक्त किरणें हैं इन्हें क्या कर लेती नहीं, अवशोषित कर लेती है। क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण देखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देती है। अब यहाँ से हमें बताई जा रही है प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया बताई है, क्षोभ मंडल में छोटे नत्ती लंब दिखने वाले स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम यहाँ पे जो भी क्या पाए जाते हैं ना, धूल के कण इत्यादि जो ये पाए जाते हैं ना, जल के कण जो अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर इनको विकीर्ण कर देती है। यहाँ से वायुमंडल में इस प्रकार से जलवाष्प और धूल के कण, यहाँ से जब वायुमंडल से ये प्रकाश आता है तो यहाँ पे जलवाष्प और धूल के कण इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस सतह से क्या होता है, पृथ्वी की सतह की ओर इनको क्या कर देती है, ये प्रकाश आ रहा है, यहाँ से सूर्य विकिरण आ रही है, जलवाष्प और धूल कणों से होकर आ रही है, तो यहाँ पे पृथ्वी की सतह की ओर इनको क्या कर देती है, विकिरण कर देती है, धरातल स्थिति को विकिरण कर देती है। और यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि धूल कण और जलवाष्प यहाँ पे जो प्रकीर्णन, जो विकिरण की क्रिया होती है, यही वहां पर आकाश में रंगों के लिए उत्तरदायी होती है। जब सूर्य उदय और अस्त होता है उस समय सूर्य कैसा दिखाई देता है ना, लाल दिखाई देता है, और वैसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की होने वाली प्रकीर्णन विकिरण की प्रक्रियाओं के कारण, और ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा संभव होता है। तो सूर्य का सूर्य उदय से पहले और अस्त होने समय जो लाल रंग दिखता है और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यहाँ पे जो प्रकीर्णन की क्रिया होती है उसके द्वारा ये संभव होता है। और प्रकीर्णन के लिए जो जिम्मेदार है जलवाष्प और धूल के कण, जलवाष्प और धूल के कण इत्यादि इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखना एक जो और पैराग्राफ है इसमें, इसका और हम अध्ययन करते हैं इसी के साथ साथ कि सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण की हम चर्चा करते हैं, स्थान संबंधी हम वितरण की चर्चा करते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे वितरण है कि धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है।
कुल मिला के यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि सूर्य तप की जो प्राप्ति होती है उसमें धरातल पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार से हम चर्चा करते हैं। सूर्य तप की प्राप्ति होती है कि कोई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हम बात करते हैं जहां पर 320 वाट प्रति वर्ग मीटर तक क्या पाया जाता है, सूर्य तप। वहीं हम ध्रुव में बात करें तो केवल 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक यहाँ पे सूर्य तप की मात्रा हम पढ़ते हैं। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में, और सबसे अधिक सूर्य तप देखना याद रखने योग्य बिंदु है। वैसे तो उष्णकटिबंध में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या ना वर्षा लगभग हो जाती है, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक नहीं हो पाता। और सर्वाधिक जो तापमान है, ठीक है, जो सूर्य की लंबवत स्थितियां हैं उसके आधार पर अगर हम चर्चा करें, सर्वाधिक जो तापमान है, सर्वाधिक सूर्य तप है वो कहाँ पे प्राप्त होता है, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में। ठीक है, यहाँ मेघाच्छादन, यहाँ पे बादल यहाँ पे कम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा हमें तापमान मिलता है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत व्रत पर कम मात्रा में सूर्य तप होता है। ठीक है, सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग अधिक महासागरीय अपेक्षा सूर्य तप प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा। देखो कुल मिला के यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो टॉपिक है सूर्य तप का पृथ्वी की सतह का स्थानिक वितरण क्या किया जा रहा है, पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य तप का वो स्थानिक वितरण वो अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। हमने इससे पहले जो कारक भी पढ़े हैं। ठीक है, और फाइनली हमारे पास क्या जवाब मिलता है कि जो सूर्य तप है सर्वाधिक कहाँ पे मिलेगा, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उपोष्णकटिबंध कहाँ होगा, जैसे कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेकर 23.5 उत्तर में, इसे तो हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध। और 23.5 से लेकर 64.5 को हम क्या कहते हैं, शीतोष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं ना, शीतोष्णकटिबंध। और इस शीतोष्णकटिबंध वाले भाग में लगभग कुछ विद्वान तो 35 डिग्री तक और कुछ विद्वान 45 डिग्री तक, ये वाला जो भाग है कर्क रेखा से ऊपर, ठीक है। और इधर हम दक्षिण की तरफ बात करें तो मकर रेखा से ऊपर वाला ये जो भाग है, ठीक है, लगभग कितना 35 से लेकर 45 डिग्री वाला ये जो भाग, इसे क्या बोलते हैं, जो कौन से भाग में, शीतोष्णकटिबंध में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपोष्णकटिबंध। क्या कहते हैं, उपोष्णकटिबंध। यहाँ पे सूर्य तप की अधिक प्राप्ति होती है।